यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आशा करता हूँ बिल्कुल फिट फंटास्टिक होंगे। आज की क्लास में हम सब लोग एक कॉन्सेप्ट जो कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर से रिलेटेड था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद कहीं ना कहीं जो नेशनल इनकम यानी कि क्या इंक्लूड करें और क्या एक्सक्लूड करें वो भी हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो आज की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर बहुत इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा सेशन होने वाला है। आप कभी भी अगर प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर को देखोगे तो यहां से जरूर सवाल पूछा गया है, तो इसकी एक अपनी एक अहम भूमिका है। तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। टॉपिक डालिए प्राइस फ्लोर, है ना। हालांकि थोड़ा बहुत हमने पिछली क्लास में करा भी दिया था, बट थोड़ा सा हम लोग आज की क्लास में थोड़ा सा डिटेल में वापस से पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ हमारे पास कमेंट आए थे, नहीं सर दोबारा इसको करा दिया जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोबारा इसको कर लेते हैं। आ जाओ, प्राइस फ्लोर, है ना। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है प्राइस फ्लोर वर्सेस प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर वर्सेस प्राइस सीलिंग, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है मेरे भाई, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल्य तल वर्सेस, है ना, मूल्य सीमा। समझ में नहीं है तो मूल्य तल वर्सेस मूल्य सीमा ये टॉपिक है। क्या कहता है ये टॉपिक, कैसे है, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम लोग आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है प्राइस फ्लोर का, ये बेसिकली प्राइस फ्लोर होता है क्या। अगर मैं कॉन्सेप्ट बात करता हूं प्राइस फ्लोर का, तो ये प्राइस फ्लोर होता है क्या बेसिकली, थोड़ा सा मुझे ये बताओ। प्राइस फ्लोर अगर हम लोग कहे, इसको समझिएगा ध्यान से, मैंने आपको कल भी समझाया था। जैसे सपोज एक कोई फार्मर है यानी किसान है, सेम उदाहरण लेंगे, कोई ज्यादा अलग नहीं। जैसे सपोज कोई किसान है, किसान के पास एक जमीन है खेत का, है ना। इस जमीन पर वो क्या करता था, अनाज का उत्पादन करता था, पक्का ना। इस जमीन पे उसने क्या किया, अनाज का उत्पादन किया। मान के चलिए उसकी जो लागत आई, क्या लागत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन की जो लागत आई, उसके उत्पादन की लागत 18 रुपए की आई। कितनी आई बताओ। उसके उत्पादन की जो लागत आई वो 18 रुपए की लागत आई। और उसने क्या किया, मान लीजिए 100 किलो, है ना, या 1000 किलो, मान लो 1000 किलो अनाज का उत्पादन किया। कोई भी अनाज मान लो अपने मन में। तो उसकी जो कुल लागत है ना मेरे भाई, उसकी जो कुल लागत है वो 18 इंटू में 1000, वो हमारे पास 18,000 का हो गया। समझ में आया कि नहीं है। जो कुल लागत है वो 18,000 का हो गया। केस में कोई तकलीफ है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जब बाजार में जब बेचने जाता है, कहता भैया हम इसको बाजार में बेचेंगे। जैसे ये जाता है बाजार में, कहाँ जाता है बताओ, बाजार में, चलो हम इसको बेचते हैं। तो बाजार में जाता है तो कोई एक सेलर होता है जो कहता है हम आपके सामान को 70 रुपए में खरीदेंगे, कोई कहता है हम 18 में खरीदेंगे, कोई कहता है हम 16 में ही खरीदेंगे, कोई कहता है हम आपका 19 रुपए में खरीदेंगे, कोई कहता है हम साढ़े वो क्या बोलते हैं 18.5 में खरीदेंगे। सुनने की नहीं है, ठीक है, या इसको चलो सीक्वेंस में ले दो। कोई कह रहा 18.5 में कर देंगे, कोई कह रहा है हम 19 में कर देंगे। अब ये परेशान, कौन परेशान, किसान। यहां पे जो किसान भाई है, समझो ध्यान से, यहां पे जो किसान भाई है ये हो गए परेशान। ये क्या हो गए, ये हो गए भाई परेशान। ये परेशान हो गए। कैसे हो गए, कैसे इसलिए हो गए क्योंकि जितनी उनकी लागत लगी है यहाँ पे, आप समझो ना, यहाँ पे जो 18,000 की जो लागत लगी है, अगर वो 16 रुपए के हिसाब से अपना 1000 किलो अनाज बेचेंगे तो 16,000 का बिकेगा। 17 रुपए के हिसाब से अगर 1000 किलो अनाज बेचेंगे तो 17,000 का मिलेगा। 18 रुपए के हिसाब से 1000 किलो अनाज बेचते तो 18,000 का बिकेगा। 18.5 या 19, तो जिस रेट पे अगर वो अनाज बेचेंगे तो वो उस हिसाब से उनको वो प्राप्त होगा। सुन में एक नहीं। तो एक अपने आप में एक दुविधा है, एक अपने आप में क्या समस्या है। अब समस्या का निदान या दुविधा का जो निदान है वो कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक सॉल्यूशन, अब हमें कुछ ना कुछ इस पर कार्य करना चाहिए। तो किसान क्या करता था, क्योंकि किसान के ऊपर कर्ज है, देखिए किसान के ऊपर कर्ज भी है, किसान को बहुत सारा ब्याज चुकाना है, किसान को अपनी आजीविका भी प्राप्त करनी है भाई, है ना। जीवन जीने के लिए भैया
रोटी पानी नमक तेल चीनी ये सब चाहिए, कपड़े है ना, रहने के लिए घर चाहिए उसको, बहुत सारी चीज़ें। तो कर्ज भी है, ब्याज भी चुकाना है, आजीविका को भी प्राप्त करना है, तो इत्यादि इत्यादि ऐसे बहुत सारा कार्य करना है। छोटा मोटा कार्य नहीं, बहुत सारा कार्य करना है ना, छोटा मोटा नहीं, बहुत सारा उसको कार्य करना है। और जब वो ये सारा का सारा कार्य कब करेगा, जब उसको एक प्रकार से जो कृषि कार्य कर रहा है, ये कार्य कब कर पाएगा बताओ, जब ये कृषि कार्य कर रहा है, ठीक है ना, जो ये कृषि कार्य कर रहा है, इस कृषि कार्य से अगर उसको लाभ होगा तभी कर्ज भी दे पाएगा, वापस कर पाएगा, ब्याज भी दे पाएगा, आजीविका जो उसके लिए जो जरूरी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन है ना, स्वास्थ्य की सुविधाएं, बिजली, शिक्षा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कर पाएगा। जब उसको कृषि कार्य, अगर कोई भाई किसान का मतलब क्या, वो कृषि कार्य कर रहा है, हाँ है ना, तो कृषि कार्य से अगर उसको लाभ होगा तभी ये सारी चीज़ें कर पाएगा। और मेरे भाई जैसे उसके बच्चों की शादी करनी हो या उसके बच्चों की पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, बट कहानी हमारे पास सारी की सारी क्या है कि जब इसने कृषि कार्य किया, जब इसने अनाज का उत्पादन किया, तो बाजार में इसको वो कोई भी मूल्य नहीं दे रहा है, सब बाजार में क्या है, इसको ठगने के लिए काम कर रहे हैं। समझ में नहीं है। अब किसान अपनी आजीविका को प्राप्त नहीं कर पाएगा, न ब्याज दे पाएगा, न कर्ज दे पाएगा, तो मतलब कृषि कार्यों से लाभ नहीं हो रहा है। तो जब लाभ नहीं हो रहा तो किसान क्या करेगा, किसान के पास दो ऑप्शन, या तो वो सुसाइड कर ले, या तो वो सुसाइड कर ले, भैया ठीक है हम नहीं कार्य कर पा रहे हैं जो भी है, या तो वो सुसाइड कर ले। और उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, सुसाइड के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई समझना, सुसाइड के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है कि अब वो क्या करे हमारे जैसे, या तो टीचर बन जाए, या तो आप समझो कि है ना, हो सकता है विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के वो कुछ अन्य काम करना स्टार्ट कर दे। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर वह कुछ अन्य काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब एग्रीकल्चर सेक्टर से भैया बाय बाय बोल देगा टाटा कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है ना, हमसे नहीं हो पाएगा, खत्म बात है। अब चूंकि हमसे नहीं हो पाएगा तो इस केस में क्या होगा, सारी की सारी जो कहानी होगी कि अब चूंकि अगर आज किसान खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा, हमारा आप तो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो, ठीक है, और डॉक्टर इंजीनियर लॉयर चाहे बिजनेसमैन ये सब क्या करते हैं, ठीक है, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, खूब सारा काम कर रहे हैं, बट भैया अल्टीमेटली हमें अपनी पेट के लिए तो क्या चाहिए भैया, भोजन चाहिए, और भोजन कहाँ से आएगा, किसान से आएगा। तो किसानों का जो इंटरेस्ट है वो हमें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लाख पैसा कमा लो, करोड़ों पैसा कमा लो, एक दिन में 100 करोड़ कमा लो, उससे मैटर नहीं करता, खाओगे तो खाना ही भाई, और अनाज कहाँ से आएगा, खेत से आएगा, और खेती कौन करेगा, किसान करेगा। तो अल्टीमेटली किसान एक बैकबोन है, आज हम खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में अन्न है और हम एक जीवित व्यक्ति हैं, तो मतलब अगर भाई सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो जीवित कैसे रहेगा, समझ में नहीं। तो पैसा का फायदा क्या होगा कमाने का, तो सरकार ने भाई देखो इससे बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर भुखमरी ना आए, गरीबी ना आए। भाई आज एक बात बताओ, अगर आज खाने की शॉर्टेज हो जाए, फूड की अनाज की शॉर्टेज हो जाए, भगवान ना करे कभी हो किसी के यहाँ पे या किसी देश में, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे जो लोग होंगे, भाई शॉर्टेज होने से क्या होता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। आज अगर अनाज की कीमत अगर अनाज की शॉर्टेज अगर हो जाएगी, तो अनाज की शॉर्टेज होने से क्या होगा, अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगी, इन्फ्लेट करेगी, महंगा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा बताओ, कहीं ना कहीं नुकसान होगा किसको, देश को। क्यों, क्योंकि अगर कीमत बढ़ जाएगी तो जो निम्न वर्ग है यानी गरीब वर्ग है उसको खरीद ही नहीं पाएगा, और जब खरीद नहीं पाएगा तो कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग है अनाज नहीं खरीद पा रहा है, तो अनाज ना खरीद पाने की वजह से वो खाना नहीं खा पाएगा। और भुखमरी या एक प्रकार से भुखमरी हो गया, या बहुत ऐसे माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार। अब कुपोषण और भुखमरी से क्या होता है, तमाम प्रकार की बीमारियां शरीर में लगती हैं, और इससे क्या होता है शरीर या लोग कहीं ना कहीं क्या होंगे बताओ, सब एक विशियस यानी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइकिल में देश की अर्थव्यवस्था फंसती चली जाएगी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने कहा भाई ठीक है, एक काम करते हैं, इन सब का निदान करना पड़ेगा। वर्ष 1965 की बात है, वर्ष 1965 की बात है ना, आपको पता होना चाहिए, वर्ष 1965 की बात है, 1965 एक एफसीआई करके बॉडी आई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। क्या बोलेंगे भैया, ये जो वर्ष 1965 में जो एक बॉडी आई जिसका नाम है क्या है, भारतीय खाद्य निगम। तो भाई भारतीय खाद्य निगम जो है ना, भारतीय खाद्य निगम जो है ये 1965 में है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना।
कब आया था? 1965 में आया था। कब आया था बताओ? वर्ष 1965 में आया था। मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं है? कब आया था भाई? वर्ष 1965 में आया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? अब इसमें एक डिपार्टमेंट है, जैसे ये एक तो देखो सीएपी है, और सीएपी का जो अब पहले सीएपी था, अभी सीएपी को ख़त्म करके हमारे पास क्या था? सीएपी को ख़त्म कर दिया। अब एक और इसको इस सीएपी की जगह एक आया हमारे पास सीएससीपी। सीएससीपी को हम लोग बोलते हैं कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो सीएससीपी है ये क्या करता है? ये 23 फसलों पर, कितना? 23 फसलों पर मेरे भाई क्या करता है बताओ? एक प्रकार से 23 फसलों पर भैया एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एमएसपी, उत्पादन, अनाज उत्पादन से पहले, अनाज उत्पादन से पहले निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। समझ में है कि नहीं है? पक्का ना? कोई डाउट है? चलो इतनी बात बताओ, सभी को समझ में आया कि नहीं है? चलिए, हो गया। चलिए, बहुत सुंदर। अब इसको थोड़ा सा ना, हमें इसी एमएसपी को थोड़ा सा ना ध्यान से अभी हम लोग समझेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग ऐसी बहुत सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अनाज उत्पादन से पहले क्या करता है? 23 फसलों पर निर्धारित करता है। और ये कौन निर्धारित करता है बताओ? हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है सीएससीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कितने फसलों पर? 23 फसलों पर अनाज उत्पादन होने से पहले निर्धारित करता है। देखिए, जब सपोज इसने बोल दिया कि भैया कि हम जो है 25 रुपए देंगे। किसके रुपए? 25 रुपए। अच्छा, 25 रुपए देंगे, मतलब जो एक किसान का जो पैसा लगा था कितना? 18 रुपए, और जब वो बाजार में बेच रहा था तो उसको 16, 17, 18, 18.5, 19, एक प्रकार का अनिश्चितता थी। किसान को पता नहीं था कि बाजार में उसको ठग है, बाजार में उसको ठग मिल रहा है, बाजार में उसको ठग रहे हैं, बाजार में उसको परेशान करने वाले मिल रहे हैं। तो ये बात किसान को पता थी नहीं, और उसने अनाज का उत्पादन कर दिया। अब पता चलता है कि बाजार में उसको समस्या हो रही है, तो अब वो दोबारा उत्पादन करेगा नहीं। तो चूंकि किसान का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे बना रहे, चूंकि किसान एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रति हमेशा कार्य करता रहे, एग्रीकल्चर पे कार्य करता रहे, और देश को खाना एक प्रकार से अनाज के रूप में देता रहे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसान का इंटरेस्ट बना रहा है। इस वजह से अब सेई की स्थापना हुई, और सीएससीपी ने बोला ठीक है, बाजार में क्या रेट चल रहा है, किसानों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीएससीपी ने बोला जितना मन करे उतना उत्पादन करो, जितना मन करे, जितना अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हो करो, और लाके इस 25 रुपए पे बेच दो। अब किसान थोड़ा मुस्कुराएगा और कहेगा भैया ठीक है, 18 रुपए हमारी लागत लग रही है, और हमसे जो सरकार है 25 रुपए में लेने के लिए तैयार है। मतलब अब एक वो दर, जिस दर पर सरकार किसानों से अनाज खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, उस दर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। उस दर को क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो 25 रुपये होगा, ये 25 रुपये क्या होगा, ये एमएसपी होगा। समझ में कि नहीं है, एमएसपी होगा, ये एमएसपी होगा। समझ में कि नहीं है। तो ये जो सीएससीपी है ना, ये क्या करता है, रिकमेंड करता है, इतना होना चाहिए, रिकमेंड करता है। समझ में कि नहीं, ये इतना होना चाहिए। बट इसको अप्रूव कौन करता है, अप्रूव कौन करता है भाई, कैबिनेट कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसको अप्रूव करता है भैया, ठीक है 25 ही होना चाहिए कि 27 होना चाहिए कि 23 होना चाहिए, ये अप्रूव करता है। तो रिकमेंड कौन करता है, सीएससीपी। सीएससीपी डिसाइड नहीं करता, एक एडवाइस देता है कि भैया ठीक है, सजेस्ट करता है, एक प्रकार से आपकी भाषा में सुझाव देता है। बट अप्रूव कौन करेगा, सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कि ठीक है इतना एमएसपी सरकार को देना चाहिए, मतलब सरकार इस रेट पर खरीदने के लिए तैयार हो सकती है, अप्रूव, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है। और फिर ये अब ये 23 फसलों पे देता है। अब 23 फसलों की अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग क्लासिफाई करेंगे सारे फसल को भी, घबराइए नहीं, एमएसपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी कहानी हमारे पास चीज देखने को मिलती है। अब ये उत्पादन से पहले ऐसा नहीं है कि मतलब एक प्रकार से पता चला गेहूं का उत्पादन कर दिया तब बोल रहे हैं कि नहीं हम 20 रुपए देंगे, नहीं। उत्पादन से पहले 23 फसलों पे लिस्ट जारी हो जाता है कि हम गेहूं पे इतना देंगे, चावल पे इतना देंगे, है ना, दाल पे इतना देंगे, इस पर इतना देंगे, इस पे मोटे अनाज पे इतना देंगे, मतलब उत्पादन होने से पहले ही लिस्ट जारी कर दिया जाता है। किसका, एमएसपी का। भैया ये सजेशन दे देता है और ये रिकमेंड कर देता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसको अप्रूव कर देता है। और जब अप्रूव हो जाता है तो फिर यहां पे कहानी आती है कि ठीक है, अब किसान को जो अनाज उसके लिए फायदेमंद है, भाई सिंपल सी बात है, हर एक जगह की मिट्टी एक जैसी होती नहीं है। तो किसान अपनी मिट्टी को देखते हुए, सॉइल की फर्टिलिटी को देखते हुए, एरिया देखते हुए, अपनी पूंजी देखते हुए, और उस लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए, जिस लिस्ट को सरकार ने एमएसपी के तहत निकाला है किसानों के लिए, उसको देखते हुए किसान क्या करेगा बताओ, उत्पादन करना स्टार्ट करेगा। और फिर जो उत्पादन करके अगर वो चाहे, अगर उसको बाजार में अगर उसको बाजार में सरकार से भी अधिक कीमत प्राप्त हो रही है, भाई सरकार 25 रुपए दे रहा है, अब बाजार में कोई व्यक्ति है मुकर्रर हम 30 रुपए देंगे, वो बेच सकता है। 35 दे रहा है कोई बाजार में, वो बेच सकता है। बट अगर सरकार सरकार से कम अगर कोई कीमत दे रहा है बाजार में, तो किसान किसान उस बाजार में नहीं बेचेगा, किसान को आके सरकार को बेचना पड़ेगा। मतलब कहीं कहीं ना कहीं किसान जो है वो सरकार को बेच सकता है, ठीक है। तो किसान क्या करेगा, अधिक से अधिक कीमत पे सरकार को बेच देगा। और बेचना कोई बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टैक्सेबल इनकम बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं आप कितना ही पैसा कमा लो उससे बेच के, सरकार उस पर टैक्स भी नहीं लगाती। तो ये सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें हैं। और थोड़ा सा एमएसपी को लेके हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एमएसपी है क्या, क्या है, कैसे है, वो सारी बातें हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं है। अब थोड़ा सा ना एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे एमएसपी को लेकर थोड़ा सा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित हमारे पास कुछ बात की गई है। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये चर्चा में क्यों है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये हमारे पास ऐसा चर्चा में क्यों है ना। एमएसपी की अगर मैं बात करूं, पहले मैं करंट डेटा के अनुसार, करंट है ना, न्यूज़ को पहले मैं कवर करता हूं, ठीक है ना। एमएसपी के जो करंट न्यूज़ को मैं यहाँ पे अभी कवर करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। देखिए हमारे पास जो मोदी जी है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। सीसीईए जिसको हम बोलते हैं क्या, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ठीक है। या इसको लिखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अर्थ है ना, इसको हम बोलते हैं
मामलों की कैबिनेट समिति की नेट समिति कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर विपणन सत्र वर्ष विपणन सत्र वर्ष 25-26 के लिए रबी फसलों के लिए 25-26 में रबी फसलों के लिए, ठीक है ना, एमएसपी में वृद्धि मंजूरी दे दी है। एमएसपी में दे दी है, ठीक है। सबसे अधिक वृद्धि सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए ठीक, क्विंटल है। इसके बाद मसूर के लिए लिए 275 है। ठीक है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ जैसी चना, गेहूं, कुसुम और जौ जैसी अन्य फसलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वृद्धि आय में वृद्धि सुनिश्चित हुई है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, है ना। मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसी तरीके से बनती रहे, इसी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
ठीक है भाई, हो गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा एमएसपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एमएसपी लिखो यहाँ पे एमएसपी, और फिर एमएसपी में आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा लिखना है ना। एमएसपी में क्या लिखोगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे? न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम लोग बातचीत करेंगे कि सर ये क्या है बेसिकली न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके सबसे पहले परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्या कहता है ये परिभाषा इसका, समझिए। एक मूल्य समर्थन तंत्र जो किसानों के लिए मूल्य, हाँ, तंत्र, हाँ, जो किसानों के लिए उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य, उनके उत्पादों के लिए कृत मूल्य और सुनिश्चित बाजार के माध्यम से सुनिश्चित माध्यम से सुरक्षा जाल के रूप में, है ना, जाल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें लिखिएगा इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। एमएसपी कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति वर्ष 1967, है ना, 66-67 में हुआ था। और किसके लिए किया गया था? गेहूं के लिए शुरू किया गया था। सबसे पहले गेहूं के लिए शुरू किया गया था। सबसे पहले गेहूं के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद इसका निर्धारण कौन करता है भाई? निर्धारण कौन करता है बताओ भाई? CACP, है ना। कौन? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। ये निर्धारण करता है भाई, पक्का ना। इसको क्या बोलता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाँ है ना, कृषि आयोग एवं मूल्य आयोग, कृषि, है ना, लागत और एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा, के द्वारा किसानों द्वारा वहन की गई A2 प्लस FL लागत, है ना, प्लस FL लागत, है ना,
T2 प्लस FL लागत के आधार पर वर्ष में 2 बार निर्धारित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में कि नहीं है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CACP। जनवरी 1965 में स्थापित, जनवरी 1965 में स्थापित है ना। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक संबंध कार्यालय है। ठीक है, चलो सिफारिशें किसके जरिए हुआ था, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। किसकी सिफारिशें से हुई थी, है ना, इसकी स्थापना, उन सिफारिशों को भी देख लेते हैं भाई। CACP 5 श्रेणियों के लिए मूल्य नीति रिपोर्ट, है ना। CACP 5 श्रेणी, कितना, 5 श्रेणी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा रहा हूं मैं, मूल्य निर्धारित नीति रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अपनी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, खरीफ फसलें, रबी फसलें, लिखो खरीफ, रबी, गन्ना, कौन कौन सा है, तो खरीफ फसल है, रबी फसल है, गन्ना है। हालांकि गन्ने के लिए FRP होता है, बट ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। कच्चा जूट एवं कोपरा है। इसको नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से भाई लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब इसमें क्या क्या कवर की गई फसलें, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जो कवर की गई फसलें हैं, है ना, गई फसलें हैं, उसमें कुछ हम लोग कुछ निम्नलिखित तरीके से बात की गई है। देखो, इसमें लगभग 23 फसल हैं। कितने? 23 फसलें हमारे पास कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलती हैं। कितनी फसलें? 23 फसलें एमएसपी में। सर 7 तो फसल हमारे पास ये अनाज वाली है ना, जिसमें सर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? धान, गेहूं, जौ, मक्का। ठीक है, धान, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, और एक फसल होता है रागी, और रागी। ठीक, हाँ है ना। इस तरीके से 5 दलहन वाली, है ना, 5 दलहन की फसलें होती हैं, जिसमें चना, अरहर, चना हो गया, अरहर हो गया, है ना, दाल हो गया, ये तुअर, उड़द, मूंग और मसूर, है ना। और हमारे पास उड़द, मूंग एवं मसूर इत्यादि 12 फसल हो गए। 7 तिलहन होते हैं। कौन कौन से? इसमें, है ना, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन। मूंगफली, रेपसीड, है ना, सरसों, सोयाबीन, और हर दाल ना एक ही है ना, अरहर दाल, दाल और तुअर एक ही चीज है। ठीक है, ये तुअर है, तुअर। सोयाबीन हो गया। हाँ, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, कुसुम, नाइजर सीड। ठीक है, क्या लिखोगे? नाइजर सीड। हाँ है ना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं, 4, है ना, 4 जो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। तो हमारे पास इनको वाणिज्यिक फसलों के रूप में हमने घोषित कर दिया। अब 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। ठीक है ना, कच्चा जूट। देखिए भाई,
लिखो जल्दी से, ये लिखो जल्दी से, फास्ट, कमान। जैसे मैंने लिखवाया ना, बिल्कुल एज इट इज नोट डाउन करना। चलिए भाई,
टॉपिक डालिए बेटा, इसको बंद कर दे यार। हाँ, इसको बंद कर देना, ठीक है। उत्पादन लागत के 3 प्रकार। एक टॉपिक डालिए, उत्पादन लागत के 3 प्रकार होते हैं। कि 3 प्रकार, ठीक है, लिख लो भाई। उत्पादन लागत के हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले A2 प्लस FL, पहला A2 प्लस FL, फिर अगला कौन सा है, C2, है ना। पहला A2, दूसरा A2 प्लस FL, तीसरा C2। इसमें किसान द्वारा बीज उर्वरक, किसान द्वारा हम चाहे बीज की बात करें चाहे उर्वरक की बात करें, चाहे किसान द्वारा श्रम पट्टे पर कीमत पर बात कर लें, लेकिन भूमि ले लो, भूमि बात कर लें, ईंधन सिंचाई आदि पर सीधे नगद एवं वह शामिल है, ठीक है। इनमें A2 के साथ अवैतनिक निक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है। शामिल है, ठीक है। C2, यह लिखते हैं क्या, C2। यह अधिक व्यापक लागत है, जिसमें A2 प्लस FL, है ना, कि अतिरिक्त स्वामित्व वाली भूमि स्वामी वाली भूमि और अचल पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए किराया और ब्याज भी शामिल होता है।
ब्याज भी शामिल होता है। ठीक है, के लिए किराया और ब्याज भी शामिल होता है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ थोड़ा सा नोट डाउन करना है, लिखना है। राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग स्वामीनाथन समिति की बात हो रही है ना, किसकी? स्वामीनाथन समिति की बात हो रही है यहाँ पे। ने भी सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन की भारित, ने भी सिफारिश की थी कि एमएसपी में भारित उत्पादन की भारित औसत लागत से कम लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। 50% अधिक होनी चाहिए। ये एक मतलब एमएसपी को लेके बात थी। अब एमएसपी से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो जस्ट बी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। फास्ट कमेंट, उत्पादन के 3 प्रकार मैंने आपको बता दी।
चलिए, बहुत सुंदर। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम लोग बात करें इसमें, है ना, कवर की गई फसलें, हमने एमएसपी से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली। अब ये जो हमारे पास जो प्राइस फ्लोर है, ठीक है, प्राइस फ्लोर में आपको ना एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। प्राइस फ्लोर लिखना है और प्राइस फ्लोर के अंतर्गत एक डायग्राम एज इट इज़, है ना, मेरी तरह बना के दिखाना है। वो डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से है, समझिए। ओहो, ऐसे ही ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया। ओ क्यू और ये ओ पी, ये एक्स, है ना, ये एक्स और ये ओ और वाई, ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना। अब अगर मैं प्राइस फ्लोर की बात करूं, समझिए, तो ये जो यहाँ पे ये डी डी जो है, डी डी डिमांड कर्व है ना, और एस एस जो है सप्लाई कर्व है, ठीक है। ओपी, ओपी एंड ओ क्यू, है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस इन क्वांटिटी है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझाया भी हुआ था। और पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे बाजार में डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बराबर क्या है, सप्लाई। बट अगर मैं यहीं पे मार्क करूँ, ये समझो OP1, ये देखिए OP1, तो ये जो मैंने OP1 मार्क किया है, समझो ये जो हमने OP1 मार्क किया है ना, OP1, आप समझो ये जो OP1 मार्क किया है, ये OP1 हमारे पास क्या है, ये एक्सेस सप्लाई है। OP1 क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई, किसका, फूड ग्रेन्स का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो OP1 है वो हो जाएगा प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर। समझ में नहीं है। और इससे क्या होगा बताओ, कि कहीं ना कहीं ये एक्सेस सप्लाई होगी किसकी, बताओ, ऑफ फूड ग्रेन की, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिल रहा है फूड ग्रेन की, मतलब एक्सेस सप्लाई होगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, बस ना लिखता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा, इसमें एक और बात समझिए, हालांकि गुड्स पे देखो, एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कि है ना, प्राइस फ्लोर इज ऑलवेज अबव देन मार्केट प्राइस। जो प्राइस फ्लोर है वो हमेशा मार्केट प्राइस से क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। प्राइस फ्लोर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्राइस फ्लोर इज ऑलवेज अबव देन द मार्केट प्राइस। पक्का, चलो जी।
ये आप लोगों को जो डायग्राम है मैंने बना दिया, ये प्राइस फ्लोर और प्राइस सेलिंग वाला, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। अब यहाँ लिख लीजिए कुछ फॉलोइंग हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ड्राइंग बना दिया होगा, ठीक है। पहले प्राइस फ्लोर के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। प्राइस फ्लोर का एक है ना बेसिक जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई प्राइस फ्लोर बेसिकली है क्या। चलो भाई समझो, इट इम्प्लाइज लेजिस्लेटेड और गवर्नमेंट, है ना, सॉरी, it implies the legislated video or government fixed minimum price, government fixed minimum price that should be charged by the seller that seller, ठीक है। द मिनिमम प्राइस इज फिक्स्ड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने आपको बताया था जो मिनिमम प्राइस होगा ना, प्राइस इज चार्ज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हमेशा क्या होगा, हमेशा अबव होगा, किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा ये ऊपर होता है, ठीक है। जैसे इन इंडिया में हमारे पास एक, इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में हमारे पास एक क्या है, मिनिमम वेज इज फिक्स टू सेफ गार्ड, मिनिमम वेज इज टू फिक्स टू सेफ गार्ड द वेलफेयर ऑफ लेबरर है ना, एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स टू, एंड minimum support price fixed to safeguard and protect the interest of the farmer by ensuring minimum return to them, ensuring minimum return to them, ठीक है। चलिए भाई बहुत सुंदर।
चलिए भाई, हो गया ना ये। दिस इज व्हाट कॉल्ड द मीनिंग ऑफ प्राइस फ्लोर ना, प्राइस फ्लोर। कोई डाउट है क्या इसमें? और फिर हम लोग उसमें ना कुछ इम्प्लीकेशंस पे डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ द समहाउ वी हैव सम काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस भी है ना, कुछ इससे इम्प्लीकेशन भी हमारे पास आएगा। चलो, following are the consequences of प्राइस फ्लोर। ठीक है ना, कि कुछ प्राइस फ्लोर के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, या ना हम लोग बोल सकते हैं क्या, इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। कि सर प्राइस फ्लोर के कुछ हमारे पास एक इफेक्ट भी है, उन इफेक्ट को भी हम लोग देखते हैं, उन इफेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला एश्योरेंस टू द फार्मर्स, पहला क्या लिखा हुआ है ना, टू दी फार्मर। दूसरा एश्योरेंस ऑफ रिटर्न, ठीक है। तीसरा हायर इनकम, ऑब्वियस सी बात है, फार्मर को एक हायर इनकम मिलेगी यहाँ से। चौथा बर्डन ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर पे एक प्रकार से बर्डन भी देखने को मिलेगा, है ना। पांचवा बर्डन गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना, बर्डन ऑन गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। और सिक्स हमारे पास हायर टैक्सेस, कहीं ना कहीं हमें टैक्सेस भी ज़्यादा इम्पोज करने पड़ेंगे, राइट, है ना। चलो जी, हमें टैक्सेस भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। कोई डाउट है क्या? ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, इसका इम्प्लीकेशन देखो कैसे करेंगे हम लोग, समझिए हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीकेशन। तो इसका अगर एक एक बॉक्स बनाओ, है ना, एक प्रकार से अगर हम लोग बात करें कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस फ्लोर, जो इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस फ्लोर होगा वो कैसे होगा मुझे बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस फ्लोर में क्या होगा इम्प्लीकेशन, सबसे पहले हम लोग बफर स्टॉक क्रिएट करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे बताओ? बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे, समझ में आया कि नहीं है। और बफर स्टॉक के साथ साथ हमारे पास एक्सेस सप्लाई हो जाएगी हमारे पास फूड ग्रेन्स की, ठीक है, एक्सेस सप्लाई, है ना, ऑफ द कमोडिटी देखने को मिलेगा, ठीक है, कमोडिटी की कहीं ना कहीं एक्सेस सप्लाई देखने को मिलेगी। तो जो भी अनाज, जो भी फूड ग्रेन किसान भारत सरकार को बेच रहे हैं, समझना ध्यान से, जो भी फूड ग्रेन अगर हम लोग बात करें, किसान अगर भारत सरकार को बेच रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को, जो भी किसान अनाज भारत सरकार को बेच रहे हैं, उन सब सारे अनाजों को क्या करेंगे, भारत सरकार स्टोर करके रखेगी, उसका भंडारण बना के रखेगी। तो जो भंडारण बना के रखती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। जिस जगह पे भारत सरकार, है ना, सभी अनाजों का भंडारण बना के रखती है उसको क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। बफर स्टॉक एक प्रकार से सरकार का वेयर हाउस है, सरकार का गोदाम है। अब भाई बहुत ज़्यादा कीमत सरकार दे रही है बाजार से, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जो सरकार है, सॉरी, बहुत ज़्यादा अगर कीमत सरकार दे रही है किसानों को, तो जो किसान है वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सप्लाई करेंगे। किसको करेंगे सप्लाई, बोलो, बहुत ज़्यादा सप्लाई करेंगे। किसको, अरे बोलो भैया, किसान को, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो सप्लाई है किसान किसको करेगा, सरकार को। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ दी
कमोडिटी। तो जो कमोडिटी की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बहुत अत्यधिक रूप से देखने को मिलेगा। पक्का? समझ में कि नहीं है? चलो बहुत सुंदर। कोई डाउट है क्या इसमें? चलो बहुत सुंदर है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक अगला जो पॉइंट आता है ना, उसको बोलते हैं प्राइस सेलिंग। क्या आता है बताओ? प्राइस सेलिंग। तो अभी हमारे पास एक अगला जो पॉइंट यहाँ से समझिए, अगला जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस सेलिंग। कि ये सर प्राइस सेलिंग क्या होता है? देखिए प्राइस सेलिंग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको मूल्य सीमा बोलते हैं ना। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज मैं इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कोरोना का जो एग्जांपल कोविड-19 है, पैंडेमिक जो सिचुएशन है, उसका उदाहरण लेके उसके संदर्भ में मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। समझ में कि नहीं है? देखिए प्राइस सेलिंग की हम लोग बात करते हैं। प्राइस सेलिंग बेसिकली है क्या, किस तरीके से प्राइस सेलिंग को यहाँ पे बताया हुआ है, समझो ध्यान से। कोविड-19 में क्या था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इसकी मोनोपोली दिखी। जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसकी बहुत बड़े स्तर पर मोनोपोली दिखी, बहुत बड़े स्तर पर मोनोपोली का अधिकार दिखा। नहीं दिखा? दिखा भाई। अब चूंकि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर इसकी मोनोपोली दिखी, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि भाई इसकी मोनोपोली को रोका जाए। सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए। उदाहरण के जरिए, अब ऑक्सीजन की उपलब्धता अगर हॉस्पिटल के पास है, अब हॉस्पिटल यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पता लग गया कंपनी बंद है, मार्केट साइकिल, मार्केट चेन रुका हुआ है ना, लोगों का आवागमन रुका हुआ है और लोग बहुत ज्यादा तेजी से वो कोरोना से ग्रसित होकर बीमार पड़ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन की नीड है। जो ऑक्सीजन 2,000 रुपए का मिलता था, उस ऑक्सीजन के लिए वो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, मौका पड़ने पर 3 लाख रुपए, जरूरत देखने पे किसी इंसान की 5 लाख रुपए, इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उससे 10 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उससे 20-20 लाख रुपए उससे ले लेते थे, बस उसकी ज़रूरत को देखते देखते। मतलब क्या हुआ, जो वस्तु 2,000 रुपए की है उस पर इस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। सोच रहे हो मेरी बात को? तो आप समझो एक्चुअल कीमत कितनी है बताओ, सिर्फ 2,000 रुपए, उदाहरण के जरिए मैं ऑक्सीजन का ले रहा हूं, बट उस पर चार्ज कितना किया जा रहा है भैया, 1 लाख, 2 लाख, है ना, 3 लाख, 4 लाख। आप समझ रहे हो, ऐसे इतना इतना ज्यादा चीजें, इतना ज्यादा ज्यादा कीमत चार्ज किया जा रहा है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इतनी बड़ी बड़ी कीमतें चार्ज की जा रही हैं। अब क्या होगा, अब चूंकि हमारे पास इसको भी बंद किया जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की जो कीमत है ना, तो सरकार ने कहा भाई, सरकार यहां पे घुसी, सरकार का इंटरफेरेंस है। सरकार ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो जनता से लूट हो रहा है, ये तो वेलफेयर जो है वो कंट्री का बेकार हो रहा है, जनता का वेलफेयर बेकार हो रहा है। तो सरकार आई और सरकार ने बोला कि कोई भी ऑक्सीजन, अगर मान लो सरकार ने एक रेट निर्धारित किया 1,500 रुपए, अगर कोई, या सरकार ने बोला फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑक्सीजन 2,000 रुपए से ऊपर अगर बेचता हुआ पाया जाएगा, है ना, 2,000 रुपए से बेचता हुआ पाया जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये किसने कहा? ये सरकार ने कहा। तो सरकार ने क्या किया, ये एक जो प्राइस सेट किया, ये मैक्सिमम प्राइस सेट किया कि आप या कोई भी सेलर इतना ही प्राइस पे वो सामान बेच सकता है, ये मैक्सिमम प्राइस है। कोई भी जो सेलर है वो एज मच एज मैक्सिमम 2,000 पे बेच सकता है। अब वो मिनिमम 500 पे बेच दे, 200 पे बेच दे, 100 रुपए पे बेच दे, है ना, 1,800 पे बेच दे, 1,900 पे बेच दे, बट वो 2001 में नहीं बेच सकता, 2005 में, मतलब एक प्रकार से 2,000 से ऊपर नहीं बेच सकता। अगर वो 2,000 से ऊपर अगर बेचता पाया जाएगा, फिर वो सजा का हकदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ?
वो सजा का हकदार हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसने क्या किया बताओ, एक प्रकार से मेरे भाई उसने खिलवाड़ किया कानून के साथ, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसने मैक्सिमम प्राइस सेट कर रखा है। और क्यों सेट किया, क्यों आना पड़ा, क्योंकि मार्केट में जो वेलफेयर जो है वो क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। क्यों हो रहा था, ये जितने जो मार्केट प्लेयर हैं, चूंकि मार्केट प्लेयर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्या हुई, एक मोनोपोली देखने को मिली, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की देखने को मिली मोनोपोली। आज भाई कोरोना में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए, बाकी सबने कहीं ना कहीं लॉस देखा है, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इन्होंने इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त पैसा कमाया है, जबरदस्त पैसा कमाया जिसे बोलते हैं भाई। तो इनकी मोनोपोली, इनका एकाधिकार इतना व्यापक स्तर, इनकी देख इनकी मोनोपोली इतनी व्यापक स्तर की रही है। इस व्यापक स्तर की मोनोपोली को खत्म किया जाए, इस व्यापक स्तर की मोनोपोली को खत्म किया जाए। और खत्म करने के लिए सरकार आई और मतलब सरकार में 2000 से ऊपर नहीं बेचना चाहिए। आप सब्जी मंडी में देख लो, आप जब कोरोना काल में जब आप सब्जी मंडी में अगर जाते होगे, तो जो आलू टमाटर प्याज 20 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो में मिलना चाहिए, वो मौके का फायदा उठा के 50 100 150 200 500 में बेचते थे। सरकार ने अगले दिन न्यूज़पेपर में निकालना स्टार्ट कर दिया कि भैया आलू का रेट इतना है, प्याज का रेट इतना है, टमाटर का इतना है, भिंडी का इतना है, मिर्च का इतना है, धनिया का इतना है, रेट निकाल दिया, लिस्ट निकाल दी। इससे ऊपर बेचने वाले को डंडा सरकार मारती थी, है ना। अब सरकार ने बोल दिया कि भैया अधिकतम 20 रुपए किलो से ऊपर कोई आलू नहीं बेचेगा। कोई भी अगर 25 में बेच रहा है उसको पुलिस वाले उठा ले जाते थे। क्यों, क्योंकि सरकार ने अगर ये तय रेट तय कर दिया, आप इससे नीचे बेच लो, 19 में बेचो, 18 में बेच लो, अपने कस्टमर को बुलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये अधिकतम सीमा है जो आप पब्लिक से चार्ज कर सकते हो, है ना। यही क्या था, यही एक हमारे पास प्राइस सीलिंग है। सीलिंग का मतलब, सील का मतलब होता है एक प्रकार से मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देना। सीलिंग का मतलब क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देना, उससे ऊपर सरकार को नहीं बेचना है। उससे ऊपर सरकार, सॉरी उससे ऊपर जो है वो जो पब्लिक है वो पब्लिक से चार्ज पैसा नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्राइस सेलिंग, और उसी को हम लोग मूल्य सीमा बोलते हैं, प्राइस सेलिंग। मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं है, बोलो। चलो, इट इज अ मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, है ना। इट इज अ मैक्सिमम प्राइस, एक मिनट, सेट सेट बाय द होम, बाय द गवर्नमेंट। एक मैक्सिमम प्राइस होता है जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, हाँ है ना। इट इज अ मैक्सिमम है ना, इट इज अ मैक्सिमम प्राइस, है ना, सेट बाय द होम, सेट बाय द गवर्नमेंट। इट इज अ मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। बोलो जल्दी से फास्ट। इट इज अ मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द, कौन बताओ जल्दी से फास्ट, सेट बाय द गवर्नमेंट। टू बोल सकते क्या है, मेंटेन द welfare of the masses,
masses, ना, comment in which seller can charge the price from public. क्यों? To maintain the welfare of the masses. अब इसका पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसका फिर मैं एक बार ना डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। XOY ये एंड सप्लाइड था, और हमारे पास देखो ये क्या था, ये प्राइस था, ठीक है। तो ये डिमांड करवाया है ना, और ये सप्लाई करवाया, ठीक। सुनना एक नहीं है, ये ओ क्यू, सॉरी ये ओ पी, ये ओ क्यू, ये डी डी, सॉरी ये एस एस सप्लाई करो, है ना, ये डिमांड करो, डी डी डिमांड करो, हो गया। हमारे पास प्राइस सीलिंग की बात करते हैं हम लोग, और प्राइस सीलिंग जो होगा, ये जो ओपी है, ओपी एक मार्केट प्राइस है। ओपी क्या है? ओपी मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस जो बेसिकली पब्लिक चार्ज कर रही है। और अभी मैं OP1 मार्क करूंगा। OP1 क्या होगा? OP1 एक प्राइस सीलिंग होगा। सो देखो ये जो OP1 है, तो जो OP1 होगा वो क्या होगा, एक प्रकार से, है ना, OP1 जो होगा वो क्या होगा, एक प्रकार से, देखो ये क्या होगा, एक प्रकार से हमारे पास, है ना, OP1 क्या है, अच्छा OP1 ना, तो OP1 हमारे पास प्राइस सीलिंग है। अब प्राइस सीलिंग का मतलब समझ रहे हो क्या? ये एक सेट कर दे रहा, कोई नहीं, मिनिमाइज करके, है ना। अब हमारे पास देखो क्या OP1 क्या है बताओ, हमारे पास प्राइस सीलिंग है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये पॉइंट ऐसा है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये डिमांड सप्लाई कर्व हो गया। अब कहानी है कि OP1 और OP है ना, अब देखो ये क्या है, इससे एक्सेस डिमांड आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई सप्लाई नहीं करेगा। क्यों करेगा सप्लाई? जो चीज़ 2 लाख रुपए की मार्केट में मिल रही है ब्लैक में, अब कोई लीगल तरीके से 2000 रुपये में कोई बेचेगा तो लेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा मेरे भाई, इससे ब्लैक मार्केटिंग होगी, है ना। ब्लैक मार्केटिंग कैसे होगी? आप ऑक्सीजन लेने जाओगे, पता चलता है कि आपको उसमें पानी डाल के दे देंगे, झाग डाल के दे देंगे, लो जी। क्यों? इसके पीछे कारण भाई ऑलरेडी 2 लाख रुपए की चीज़ें हैं, और सरकार के लिए 2000 में बेचो, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे सरकार की बात मानने के लिए, तो ब्लैक मार्केटिंग होगी। और इससे क्या होगा, मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा ना, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा बताओ, गुड्स की शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज ऑफ गुड्स मतलब कोई भी बेचना ही नहीं चाहेगा। क्यों बेचेगा भाई? हम क्यों बेचे बताओ भाई? हर कोई इंसान पैसा कमाने के चक्कर में है, सरकार कह रही नहीं पैसा मत कमाओ, मास का वेलफेयर ऑफ द मास देखो। और वेलफेयर कौन करता है? कोरोना में देख लिया ना किसने किसने वेलफेयर किया, कितना बढ़िया बढ़िया वेलफेयर किया, इतना ज़्यादा वेलफेयर किया कि लोगों को ही जान से खिलवाड़ कर दी, मार दिए लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से आप अगर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है, कि नहीं हो रहा? क्या हो गया भाई? अच्छा, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है, पक्का ना। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ प्राइस सेलिंग। हमारा ये टॉपिक आज के लिए इतना ही, और बाकी उम्मीद करता हूँ बाद आज की क्लास में आपको सारा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़रा सा भी अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर होगा तो बाय द वे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका इंप्लीकेशन देख लीजिएगा, ब्लैक मार्केटिंग, एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, हमारे पास कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आज का टॉपिक क्या क्या रहा था? प्राइस सेलिंग रहा था, प्राइस फ्लोर रहा था, और प्राइस सेलिंग प्राइस फ्लोर के बाद मैंने MSP के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो मेक श्योर, अच्छा ये इसका डायग्राम, एक सेकंड जो भाई,
लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो बात बाकी हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए वेरी 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 गुड बाय टुडे। सभी को दिल से शुक्रिया, आप सभी का आभार, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद सभी को।